अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 5 फाइनेंशियल एनालिसिस टूल्स एंड टॉपिक नंबर है 89, कवरेज एनालिसिस एंड पार्ट नंबर है 1। सो टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट कवरेज एनालिसिस, क्योंकि हम एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसमें हमने बहुत सारी रेशोज़ पढ़ी हैं। तो आज हमारी कवरेज एनालिसिस और कवरेज एनालिसिस रेशो तो है वो स्टडी करेंगे। लेट्स सी, कवरेज एनालिसिस इज़ एक्चुअली अबाउट सीइंग दैट हाउ मच प्रॉफिट इज़ अवेलेबल टू कवर सर्टेन कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, यानी आपकी जो कॉस्ट आती है या एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें बेयर करने के लिए आपके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है। वी में कैलकुलेट रेशो फॉर एनी एक्सपेंस इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कवरेज रेशो, मार्केटिंग एक्सपेंस कवरेज रेशो, यानी जो मार्केटिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उसकी रेशो आप फाइंड कर सकते हो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि ये जो हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह ये प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया है, तो इसे मैं इन डिटेल ज़्यादा नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो इन एक्सपेंसेस को देखने के लिए कि ये जो हमारा अवेलेबल प्रॉफिट है किस तरह से ये कवर करती हैं या करती भी हैं या नहीं करती, तो ये क्या है, आप ये कवरेज एनालिसिस यूज़ कर सकते हो ये देखने के लिए कि आपके पास कितना प्रॉफिट यानी आपके बिजनेस के पास अवेलेबल है कि वो इन कॉस्ट और एक्सपेंसेस को कवर कर सके। But commonly in coverage analysis we look at the interest coverage ratio and the debt service coverage ratio। आप ये expenses को छोड़ के क्या देखते हैं, interest coverage ratio देखते हैं और debt service coverage ratio देखते हैं। We will talk about these two ratios in this coverage analysis and we will see that what is the significance of these ratios and how these ratios are calculated। हम coverage ratio में ये दो ratios देखते हैं और हमारे जो lectures हैं ये वाला और next lecture भी इन्हीं टू रेशोज़ पर होगा इन डिटेल कि किस तरह ये इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से ये कवर करती हैं एक्सपेंसेस वगैरह को और किस तरह से इन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट कवरेज। वी टॉक अबाउट कवरेज और कवर करना, यानी एक्सपेंसेस कॉस्ट को कवर करना। वी आर रेफरिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ बिजनेस हैज़ टू पे, यानी अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हो तो या इंस्टॉलमेंट वगैरह पर कोई चीज़ लेते हो तो आपने जब उसे रिटर्न करना होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट होती है जो आपने उसको इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करनी होती है। तो किस तरह से आपका जो अवेलेबल कंपनी या बिजनेस का प्रॉफिट है वो किस तरह से इस वैल्यू को कवर करता है। एंड टू कवर दिस इंटरेस्ट एज इंटरेस्ट इज़ एन एक्सपेंस फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज उसे देना होता है, पे करना होता है। और एक्सपेंस, द बिजनेस शुड हैव एनफ प्रॉफिट टू पे द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट और इंटरेस्ट। इसे फाइनेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं, इंटरेस्ट भी कहा जाएगा, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना इन टू नेम्स में, टर्म्स में। तो क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि कितना प्रॉफिट है कंपनी उसे पे करती है, ये एक्सपेंस है, क्योंकि उसने अगर किसी से कोई चीज़ क्रेडिट वगैरह पर ली है तो जब उसे वो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट या जो भी पैसे हैं वो रिटर्न करेगी तो उसके साथ कुछ एडिशनल अमाउंट भी उसे रिटर्न करनी होगी, यानी इंटरेस्ट तो ये एज एक्सपेंस यूज़ होगा और इसे फाइनेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं। तो ये पे करने के लिए कंपनी के पास एनफ प्रॉफिट होना चाहिए ताकि वो इजीली इसे पे कर सके। व्हाट डज अ कवरेज रेशियो शो? The interest coverage ratio is the relationship of the amount of interest, which is in many cases termed as the financial charges or financial cost, and the profit that is available to pay that interest or financial cost। तो जो प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है या फिर चार्जेस या कॉस्ट की सूरत में जो यूज़ हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो में आता है। वी हैव गोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। वी विल टॉक अबाउट दीज प्रॉफिट्स लेट इन और डिस्कशन और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस जब पढ़ेंगे देन हम इसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रॉफिट्स हैं। बट सर्टेनली ऑल द प्रॉफिट्स कैन नॉट बी यूज टू सी दैट व्हाट इज़ द इंटरेस्ट कवरेज। ये सारे प्रॉफिट नहीं यूज़ होते कि कवरेज जो इंटरेस्ट कवरेज एनालिसिस है उसको देखें हम।
लेकिन ऐसे डिटेल में पढ़ना है हमने तो नेक्स्ट लेक्चर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में पढ़ेंगे, बट हमारा यहाँ पर है कवरेज का टॉपिक। सो लेट्स सी सोर्सेज ऑफ डेटा कि कहाँ से डेटा आता है इस रेशो की कैलकुलेशन के लिए। द डेटा फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज टेकन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज द प्रॉफिट इज ऑल्सो देयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता है, मैंने बार बार बताया जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे थे तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट या इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो वो स्टेटमेंट जिसमें प्रॉफिट की अमाउंट जो यूज़ होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट जो हम चाहते हैं हमें चाहिए होगा और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर फाइनेंशियल कॉस्ट यानी फ़ीस वगैरह या चार्जेस वगैरह फाइनेंशियल जो हैं वो वहाँ से लेंगे उनकी वैल्यूज़, देन हम कैलकुलेट करेंगे इस रेशियो को। बेंचमार्किंग यानी कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करना, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट रिलेट टू द ऑपरेशन ऑफ एनी बिजनेस एज मार्केटिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन, administrative expenses would be directly related to the operations of the business, whereas interest or financial cost is dependent on the capital structure. Capital structure क्या, कितना सरमाया है कंपनी के पास, उसके पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है, वो कितना मतलब पे कर सकती है इंटरेस्ट, तो ये सारी चीज़ें उसके कैपिटल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती हैं। इट मीन्स दैट इफ़ देयर इज़ मोर अमाउंट ऑफ डेब्ट्स इन एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन इट्स इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी मोर एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, हाउ मच सेल्स इट हैज़ जनरेटेड और हाउ मच इट कट्स एक्सपेंसेस एट्सेट्रा। देखें जब भी इंटरेस्ट देना होता है तो एक उसकी फिक्स्ड अमाउंट होती है, चाहे आपकी कंडीशन परफॉर्मेंस जैसी भी जा रही हो तो आपने इसको पे करना होता है, ये बिज़नेस की परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं करती। तो जितने ज़्यादा डेब्ट होंगे उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये कंपनी की जो है या बिज़नेस की कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि वो कितने डेब्ट्स लेता है, उसे ज़रूरत है और कितना उसके पास प्रॉफिट या रेवेन्यू वगैरह अवेलेबल है जिसमें से वो उसे पे करेगा। क्योंकि जब आप कोई अमाउंट किसी से लेते हो या क्रेडिट पे कोई चीज़ लेते हो, उस अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपने उसको इंटरेस्ट भी पे यानी कुछ रिटर्न भी देना होता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर देखना होगा, but it's dependent on that how is the capital structure of that company. Benchmarking this ratio is a bit difficult considering that every company may have a different capital structure. Benchmarking यानी एक स्टैंडर्ड स्पेसिफाई यूनिवर्सल आप यूनिट या फिर स्टैंडर्ड स्पेसिफाई कर देते हो कि अगर मैं हर ऑर्गेनाइजेशन में सेम रहेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज हर कंपनी, हर इंडस्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर क्योंकि उसकी सकत कह लो या उसकी कैपेसिटी कह लो इंटरेस्ट पे करने की डिफरेंट होती है। Having said this, when we look at what is called the prudential regulations of the State Bank of Pakistan inventory, in every country there are such regulations which control the level of debt of a company. It has been decided that there is a permission of how much maximum debt can be issued to any company. तो प्रूडेंशियल रेगुलेशंस अगर स्टेट बैंक की बात करें, पाकिस्तान की बात करें तो एवरी कंट्री में हर किसी के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। वो अपने कंपनी के जो डेब्ट्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं, उनका लेवल कंट्रोल करते हैं कि वो ये बताते हैं कि किसी भी कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लोन या डेब्ट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी स्पेसिफाई किया जाता है। ये नहीं हो कि इस कंपनी की इतनी कैपेसिटी हो ही ना कि वो पे कर सके लोन वगैरह और आप जो भी है बैंक या लेंडर्स वगैरह जो भी हैं वो इसको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा यानी कंपनी की कैपेसिटी नहीं है तो उसे ज़्यादा लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड कर रही है और उसके बाद वो दे भी ना सके, यानी रिस्की काम है। For whom coverage ratio is important? Certainly for those who have to receive this interest, lenders, banks and financial institutions which gives loan to any business organization and has to charge interest on it. If any business organization does not have enough profit then it will face difficulty in paying this interest. पहले तो बात हो रही है जो रिसीव कर रहे हैं यानी जिनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट करें और हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। लेंडर्स जो हमें उधार दे रहे हैं, बैंक्स जहाँ से आप लोन लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट करते हैं, जो लोन दे रहे होते हैं या चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं।
और अगर कंपनी बिजनेस इसके पास इतना प्रॉफिट कवरेज नहीं है या उसके पास इतना प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, देन उसे क्या होगी, इंटरेस्ट पे करने में डिफ़िकल्टी होगी. एंड सो इट विल बी अ कंसर्न ऑफ द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट द कवरेज रेशियो शुड नॉट फॉल बिलो द सर्टेन लेवल एंड द कंपनी शुड बी कंफर्टेबल इन पेइंग इट्स इंटरेस्ट एज वेल एज द लोन इंस्टॉलमेंट्स. यानी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चाहेंगे कि कवरेज रेशो जो है वो एक सर्टेन लेवल सेट किया हुआ है, जिसको देखते हुए उन्होंने उसे पे किया है यानी लोन दिया है, वो उससे डाउन ना जाए. अगर डाउन गई तो फिर क्या है, वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकेगी, कंपनी लॉसेस में जाएगी. तो कंफर्टेबल रहे यानी उस लेवल से गिरे ना नीचे, तो ताकि अच्छे से वो पे कर सके. एंड फ्रॉम द अदर साइड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ ऑल्सो कंसर्नड अबाउट इट दैट दे शुड बी एबल टू पे द इंटरेस्ट इन टाइम्स. मैनेजमेंट कंपनी की, क्योंकि हमने पढ़ा जो मैनेजमेंट कंपनी या बिजनेस की होती है वो उसकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट करती है, तो उसको भी इस कंडीशन में इस तरह केपेबल होना चाहिए कि वो क्या करे कि अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स वगैरह हैं या इंटरेस्ट वगैरह है वो इतनी कैपेबिलिटी रखती हो, वो क्रेडिट वगैरह के इंस्टॉलमेंट वगैरह पे कर सके. Next, let's see its calculation. Interest coverage ratio calculation. The first ratio under the coverage ratio is interest coverage ratio, and as I said that it is not just an interest but the total financial cost. मैंने आपसे कहा कि financial cost यानी फीस वगैरह charges वगैरह जो हैं वो इस financial cost में आते हैं, because ये loans financing और debt से attach होते हैं. And in simple words, all these collectively are called interest or use a term financial cost. ठीक है, चार्जेस वगैरह फीस जो फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं. नेक्स्ट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबिट जिसे कहते हैं. द प्रॉफिट विच इज़ कंपेयर्ड विद द इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट ड्यूरिंग कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशो, दैट इज़ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबिट. यानी वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट या फाइनेंशियल कॉस्ट से कंपेयर किया जाता है जब हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या फिर यहाँ मैं इसे ना अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए. ठीक है, ये कहते हैं, या फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स कहते हैं. ठीक है, जब उसे कंपेयर किया जाता है. द क्वेश्चन इज हियर दैट वाई वी यूज़ दिस प्रॉफिट एंड वाई वी डोंट यूज़ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स. हम भाई बिफोर इंटरेस्ट पे करने और टैक्स डिडक्ट करने से पहले क्यों करते हैं, बाद में क्यों नहीं करते. The answer is that we must consider that amount of profit to see the cover which is before the payment of that expense or that cost. यानी इस cost या expense को करने के पहले तो हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट की अमाउंट कितनी अवेलेबल है. The meaning that if we want to see the coverage of financial cost, then the amount of profit which is available before the payment of financial cost will be considered. यानी उसकी पहले जो अमाउंट है, ये सारी चीज़ें पे करने से पहले की जो अमाउंट है उसे कंसीडर किया जाएगा. एंड EBIT इज़ दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विच इज़ एक्चुअली बिफोर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डायरेक्शन ऑफ इनकम टैक्स. यानी इनकम टैक्स वगैरह या इंटरेस्ट की जो पेमेंट है उससे पहले वाला जो प्रॉफिट है वो आप कंसीडर करोगे. तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR का जो फॉर्मूला है EBIT, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, और ये प्रॉफिट क्या कहा है एक्चुअली बिफोर, यानी इंटरेस्ट से पहले जो इंटरेस्ट और जो पेमेंट इंटरेस्ट की पेमेंट है उससे पहले वाला जो प्रॉफिट होगा टैक्स और इंटरेस्ट से पहले वाला, उसे हम कहेंगे EBIT है. तो सपोज़ करो कि EBIT की जो वैल्यू है वो 500,000 है और इंटरेस्ट आपके पास 200,000 है, तो दोनों को डिवाइड करो तो 2.5 टाइम्स आता है. So this 2.5 times means that the amount of profit which is available for the payment of our interest is 2.5 times of our interest amount. यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी या बिजनेस के पास जो पेमेंट इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो 2.5 टाइम्स है हमारी इंटरेस्ट अमाउंट के. यानी अगर वो इंटरेस्ट की अमाउंट पे भी कर देता है तब भी आपके पास प्रॉफिट बच जाता है. 2.5 टाइम्स का मतलब सपोज करो 1 टाइम इंटरेस्ट देना तो आपके पास 2.5 टाइम्स यानी ज़्यादा है. ठीक है,
So we can say very comfortably that higher is this ratio, better it is for the management, better it is for the lenders, and higher ratio is considered to be favorable and positive. यानी आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा पैसा होगा, देन आप इजीली इसको पे कर सकोगे. इज़ ABIT गिवन इन एनुअल रिपोर्ट्स? क्या ये एनुअल रिपोर्ट में होता है? एनुअल रिपोर्ट क्या होगी? एनुअल रिपोर्ट इज़ एक्चुअली अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय एवरी कंपनी एंड इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स सम अदर डिटेल्स. ना सिर्फ इसमें पता है एनुअल रिपोर्ट जैसे एनुअली बनाई जाती है सारी स्टेटमेंट्स वगैरह की, तो इसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती हैं बल्कि और भी डिटेल्स डाली जाती हैं, शो की जाती हैं. बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेशोज वी लुक एट दोज फॉर बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम वेयर वी पिक अप दिस वैल्यूज़. लेकिन हम इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जस्ट अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे और अपनी रेशोज़ में इन्हें यूज़ करेंगे. हाउ टू कैलकुलेट ईबिट? अब ईबिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि मैंने ऊपर बताया ईबिट जो है तो उसको यूज़ करना है आपने इसके फॉर्मूले में. तो ईबिट फिगर इज़ नॉट डायरेक्टली गिवन इन द एनुअल रिपोर्ट जनरली बट इट कैन बी कैलकुलेटेड. क्योंकि कुछ वैल्यूज़ क्योंकि ये रिलेटिव एनालिसिस की में आता है, तो रिलेटिव एनालिसिस में आपको डायरेक्टली वैल्यूज़ नहीं दी जाती, आपको खुद फार्मूलाज यूज़ करके उनकी वैल्यूज़ निकालनी होती हैं. तो ये भी आपको गिवन नहीं होती डायरेक्टली, जस्ट आपको कैलकुलेट करना होता है. और इसका फार्मूला है ईबिट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स. यानी आपके पास जो अमाउंट अवेलेबल है प्रॉफिट की, जो आपकी कंपनी बिजनेस के पास है, टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ, प्लस जो इंटरेस्ट आपने देना है उसको ऐड करोगे तो आपके पास निकल आएगी ईबिट. ठीक है, तो आप इस तरह से कैलकुलेट इसे कर सकते हो. सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज़ लेक्चर अबाउट कवरेज एनालिसिस, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू रहेगा. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.